नमस्कार। क्लास 8। आज मैं आपके लिए आपका पार्ट 2 बड़े भाई साहब ये लेके आई हूँ। मैं आपको इसकी जो कहानी है पूरे चैप्टर की विस्तार से ना समझा करके सिर्फ संक्षेप में पढ़ाऊंगी। आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसे आपको अपनी पुस्तक में से स्वयं पढ़ना होगा। ध्यान दीजिए। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सार बता देती हूँ, अर्थात मेरे पन्नों में। बड़े भाई साहब प्रेमचंद की अत्यंत प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। इस कहानी में जो प्रेमचंद पुरातन पंथी शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग करते दिखाई देते हैं। कहानी को पढ़ते हुए लगता है कि पिछले 100 वर्षों में भी पढ़ने और पढ़ाने के तौर तरीकों में अधिक बदलाव नहीं आया है। कहानी के द्वारा पाठक को महसूस होता है कि सब कुछ रट डालने से बेहतर है पढ़ना और जीवन का आनंद लेना। आप इस कहानी में अपने जीवन की एक झलक अवश्य देखेंगे। अब आप देखिए, मैं आपको इसमें संक्षेप में ही समझाऊंगी और पढ़ाऊंगी। विस्तार पूर्वक आप स्वयं पढ़ेंगे इसको। मेरे भाई साहब मुझे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी समय उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी निगरानी का जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, अर्थात मेहनती थे। हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी ऐसी रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबादत देखी, स्पेशल आमीना भाई भाइयों, दरअसल भाई भाई श्रीयुत राधे श्याम 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा भी की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता तो कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं तो कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही बड़े भाई साहब का रोद रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता और इसका जवाब केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात न निकली, क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। इस तरह पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखों से देखते हो? अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तक कभी देखने जाते देखा? रोज क्रिकेट हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दरवाजे में 2-2, 3-3 साल, एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ, मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपये क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, मैं सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता कि प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धोना, नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 अंग्रेजी, 8 से 9 हिसाब, 9 से तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 भूगोल, 5 से 6 ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ठहरना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके
8 से 9 तक अनुवाद और 9 से 9 तक हिंदी और 10 से 11 विविध विषय और फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात और उस पर अमल करना दूसरी बात। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के फुल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दाव और घात, वॉलीबॉल की वह तेजी फुर्ती मुझे खींच ले जाती। वहाँ जाते ही सब कुछ मैं भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती। फिर भाई साहब को नसीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पवाता कि उन्हें खबर ना हो। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया प्रथम दर्जे से, और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। भाई साहब को आड़े हाथे लूँ, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मैं जैसे खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार की लज्जा इस पर जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान, आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर नहरा, आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। अगर उन्होंने फिर मेरी हिफाजत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जब आपसे हैकड़ी जताने का साहस न होने पर मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता कि भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर नहीं। भाई साहब ने मुझे भाप लिया। उनकी बुद्धि ज्योति बड़ी तीव्र थी। एक दिन वे एक दिन जब भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो कि मुझे तलवार की तरह खींच लिया और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का ही नहीं रहा। तुम्हारी तो क्या हस्ती, इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उनके चरित्र से तुमने क्या कौन सा उपदेश लिया? यूं तो पढ़ गए, महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है। असल चीज तो बुद्धि का विकास है। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजा को चक्रवर्ती कहते हैं, मगर उनका अंत तो हुआ। घमंड ने मानो उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पर पानी से देने वाला भी नहीं बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे पर अभिमान न करे, इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। तुमने अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। अब तो तुम आगे बढ़ चुके हो। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक हाथ पर लगी है, बार बार नहीं। कभी गुल्ली डंडे में आधा चोट निशाना पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं होता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका निशाना खाली न जाए। मेरे फेल हो जाने पर मेरे दर्जे पर आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए, इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाएगा। यह आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया, समय की पाबंदी पर निबंध लिखो तो 4 पन्नों पर से कम न होगा। अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए उनके नाम को रोए। कौन जानता है, समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। इस पर जरा सी बात 4 पन्ने कैसे लिखे जाएं? जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसके 4 पन्ने लिखने की क्या जरूरत है? यह तो एक समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग, व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया। हम चाहते हैं कि आदमी जो कुछ कहना और चटपट कह दे और फिर रहा ले, मगर आपको 4 पन्ने रगड़ने हैं, चाहे कैसे भी लिखिए। छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया, लेकिन इतने तिरस्कार पर पुस्तकों में मेरी अरुचि जो की तो बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ न से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए, दर्जे में जलील ना होना पड़े। उसने अपने ऊपर जो विश्वास पैदा था वह फिर प्लुप्त हो गया। मेरे भाई साहब बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई, कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किसी आधार पर मेरी हिफाजत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वे मुझे मेरे हित के विचार से ही डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो। मैं इस धनाधन पास होता जाता और इतने अच्छे नंबरों से अब भाई साहब को बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्हें धीरज से काम न लिया। शायद वह अब खुद समझने लगे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें न रहा। यह तो बहुत कम, भाई साहब डर से जो बहुत थोड़ा बहुत मैं पढ़ लिया करता था वह भी बंद हो गया।
मुझे कनकौवे उड़ाने का बड़ा शौक पैदा हो गया था। अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता। फिर मैं भाई साहब का अदब करता और नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौवा लूटने बेहताशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान पर थी। बालकों की पूरी सेना लग गई और झाड़दार बांस दिए उनका स्वागत करने के लिए दौड़ी आ रही थी। किसी को आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर न गाड़ियाँ। सासा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौटे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लड़कों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। एक जमाना तक के लोग 8वां दर्जा पास करके तहसीलदार हो जाया करते थे। मैं कितने ही मिडल लाचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर, समाचार पत्रों के संपादक, बड़े बड़े विद्वान उनकी महाती में काम करते हैं, और तुम 8वें दर्जे में अगर कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख आता है। तुम जहन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन जहन किस काम का जो हमारे आत्मगुरु की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होंगे कि भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, चाहे वह आज तुम्हारी ही जमात में आ जाओ, और प्रेक्षकों का यही हाल है कि निसंदेह अगले साल तुम मेरे समक्ष आ जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुद भी नहीं मिटा सकते। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया और जिंदगी का जो तजुर्बा है वह तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया, दादा भी शायद 6ठी जमात आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। देर न करे, आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएं। दादा तो को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हूं तो किसी को तार न दे, न घबराए, न बदहवास हो। तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मुताबिक हो जाते हैं, लेकिन जितना हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया और कुटुंब का पालन किया, जिसमें हम सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेड मास्टर ही को देखो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के हैं, 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है। उनकी बूढ़ी माँ हेड मास्टर साहब की डिग्री यहाँ आकर बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई तो भाईजान यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते हुए बेहरा नहीं चल पाओगे। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सज्जल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता, लेकिन क्या करूँ, खुद को बेराह चलूँ तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँ। यह करते हुए भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे ही है, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहासा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। धन्यवाद। धन्यवाद बेबी, धन्यवाद।